सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। उम्मीद है आप लोगों ने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। बट आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की जो आपकी पहली बुक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। उसका जो पहला चैप्टर है, चैप्टर 1, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। तो बिकॉज ये पहला चैप्टर है, उसके पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि इसके बाद जो भी चैप्टर्स आएंगे या हम लेक्चर्स में जो भी हम चैप्टर्स डालेंगे उनमें पहले टाइटल को समझेंगे। उसके बाद जो उनके टॉपिक्स हैं उनको हम वन बाय वन समझेंगे। हो सकता है कि एक चैप्टर पे मैक्सिमम दो वीडियोज़ आएँ, पार्ट 1 पार्ट 2 में करके आप उसको देख लेना। और ये जो नोट्स हैं इनका एक PDF फॉर्मेट में आपको ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। तो पहले हम हेडिंग समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट लेज डाउन द फ्रेमवर्क फॉर हाउ अ कंट्री इज़ गवर्नड। अभी एक बेसिक सी डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो आपकी बुक में भी है और भी जगह पे आपने पढ़ी होगी। बस इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो जो हमारे स्कूल्स होते हैं वो अपने लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं कि स्टूडेंट्स को इन टाइम पे आना है, टीचर्स का ये टाइम होना चाहिए आने का, सिलेबस इस टाइम तक कंप्लीट हो जाए, या एग्ज़ाम्स इस टाइम पे कंडक्ट कराने हैं, और यूनिफॉर्म बच्चों को ये पहन के आनी है। अगर इनमें से एक भी रूल नहीं होता या कोई भी एक भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो वो एक कैओस वाली सिचुएशन क्रिएट होगी, जहाँ पे कोई कभी भी स्कूल आ रहा है, कभी भी सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, कभी भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं, ठीक है, मिसबिहेवियर हो रहा है। तो जैसे स्कूल की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए स्कूल ने अपने लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए, वैसे ही कंट्री को भी चलाने के लिए, गवर्न करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक फ्रेमवर्क तैयार करा गया। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें फ्रेमवर्क दिया गया है कि कंट्री को कैसे गवर्न करा जाएगा, ठीक है। जैसे स्कूल की एक अपनी रूल बुक है, वैसे स्कूल की एक अपनी रूल बुक्स होती हैं, उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक रूल बुक कहा जाता है कंट्री का, जिसके थ्रू ये डिसाइड होता है कि कंट्री कैसे गवर्न होगी, गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज़ हैं, सिटीजन्स की क्या राइट्स हैं, और एज अ सिटीज़न हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं। वो हम इन डिटेल आगे पढ़ेंगे कि राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में। बट अभी हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें कि ले डाउन फ्रेमवर्क फॉर हाउ कंट्री इज़ गवर्न, कंट्री को कैसे गवर्न करा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्लियर है। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन अराइज हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाई का मतलब है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, हमें क्यों चाहिए। एक सोसाइटी को प्रोग्रेस करना है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फंक्शंस होंगे, उसकी कुछ इंपॉर्टेंस होंगी, कुछ सिग्निफिकेंस होंगी, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन अराइज हुआ है कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप देखोगे जब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का, वो वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन ही है, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस पढ़ेंगे। तो ये चीज़ हेडिंग से क्लियर हो गई कि पहला पार्ट जो है चैप्टर का वो वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन से डील कर रहा है। जो सेकेंड चीज़ है वो है हाउ। कॉन्स्टिट्यूशन हाउ का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में कैसे आया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थ्रू हम देखेंगे उसको बनाया गया था, और कुछ डिबेट्स, डेलिब्रेशन और कंसेंसस के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ। और या ये था आपका एक टॉपिक का। अगर हम देखें कि हमने समझा टॉपिक जो टाइटल है वो किस बारे में है। और अगर हम देखें जो पहला टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं वो है वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो टॉपिक है ये अपने आप में ही कह रहा है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की सिग्निफिकेंस को समझना है, क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ अगर हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो हमें उसे फंक्शंस जानने पड़ेंगे कि वो ये फंक्शन करता है, उसकी ये फंक्शंस हैं, तो और वो क्या रोल परफॉर्म कर रहा है सोसाइटी में, तो वो हमारी लाइफ से, डे टू डे लाइफ से कैसे रिलेट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं, तो उसको हम समझेंगे। तो पहला जो फंक्शन हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस अलाउ करता है। देखो, सोसाइटी में डाइवर्सिटी है रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके, कल्चर को लेके, ट्रेडिशन और ओपिनियंस को लेके। और डाइवर्सिटी है तो
ये नॉर्मल बात है, ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे। अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स में भी देखो तो अगर एक टॉपिक चल रहा है और उस टॉपिक पे 5 लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्टिंग होंगे ही। लेकिन क्योंकि उन लोगों को साथ में रहना है, उन लोगों को साथ में रहने के लिए उनको किसी एक पॉइंट पे कोऑर्डिनेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी में भी ऐसा ही होता है कि मेंबर्स को अगर साथ में रहना है, क्योंकि मेंबर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं किसी ना किसी चीज़ के लिए, तो उनको साथ में रहने के लिए कोऑर्डिनेट करना होगा किसी चीज़ पे। अब वो जो कोऑर्डिनेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। वो कोऑर्डिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे प्रोवाइड करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ बेसिक रूल्स दे देता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक रूल्स दिए गए हैं जिस पे सब अग्री करते हैं कि भाई ये चीज़ तो सबको ही माननी पड़ेगी। और मेन बात ये कि वो लीगली इन्फोर्सेबल भी होते हैं। लीगली इन्फोर्सेबल का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि अगर ए पर्सन उस रूल को मान रहा है तो बी पर्सन नहीं मानेगा। वो लीगली इन्फोर्सेबल है, उसके लिए आप कोर्ट में भी अप्रोच कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल समझो कि हमारे पास फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट जो है आप यहाँ समझोगे आगे चैप्टर्स में फंडामेंटल राइट क्या है, कौन कौन सी फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स को लीगली इन्फोर्सेबल बनाया गया है कि अगर किसी भी पर्सन की फंडामेंटल राइट को वॉलेट करा जाता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता है उसके लिए। तो हमने ये जब हमने रूल्स बनाए ताकि कोऑर्डिनेशन इंश्योर हो, और उन रूल्स को हमने लीगली इन्फोर्सेबल भी करा, ताकि मेंबर्स जो सोसाइटी के उनको ये कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई ऐसा नहीं है कि मैं रूल मानूंगा तो सामने वाला बंदा रूल नहीं मानेगा, उसको भी रूल्स मानने पड़ेंगे। तभी एक हम कह सकते हैं एक स्मूथली सोसाइटी जो है वो फंक्शन कर सकती है, और कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन वहाँ पे अराइज नहीं होगी। तो इसे हमें समझ आता है जो पहला फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है कि Constitution provides a set of basic rules that allow for minimal coordination among members of a society। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ बेसिक रूल्स प्रोवाइड करे हुए हैं ताकि जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के उनमें कोऑर्डिनेशन बना रहे, कॉन्फ्लिक्ट ना हो और वो लोग साथ में रह सके, और इसलिए वो कुछ बेसिक रूल्स बेसिक प्रिंसिपल्स पे अग्री करते हैं। तो ये पहला फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। जो सेकेंड फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, फर्स्ट फंक्शन समझ आ गया, अब सेकेंड फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? सेकेंड फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। देखो हमने पहले फंक्शन में हमने समझा कि बेसिक रूल्स को मतलब सोसाइटी में कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करने के लिए संविधान ने कुछ बेसिक रूल्स बनाए। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन ये राइज होता है कि वो बेसिक रूल्स जो हैं वो बनाएगा कौन? मतलब वो कौन डिसाइड करेगा कि अच्छा हाँ ये बेसिक प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिस पे सब अग्री करेंगे, ये लॉज एंड पॉलिसीज होनी चाहिए जिसको सब मानेंगे, तो ये पावर किसको दी? तो वही चीज़ हम सेकंड फंक्शन में समझेंगे कि स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, मतलब संविधान ने ये स्पेसिफाई कर रखा है कि डिसीजन मेकिंग पावर्स, ये जो लॉ एंड पॉलिसीज़ या जो बेसिक रूल्स हैं उनको बनाने की पावर किसके हाथ में। अब हम इसे समझते हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्नड। तो हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग स्टेट को बनाया जाता है, उसको गवर्न करा जाता है। बट दो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, और उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को कौन डिसाइड करेगा कि मतलब या कौन बनाएगा उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को। एक तो क्या क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होने चाहिए, और दूसरा कि कौन डिसाइड करेगा। अब कौन डिसाइड करेगा इसका आंसर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन देता है। कैसे देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है एलोकेशन ऑफ पावर इन अ सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये डिसाइड कर रखा है कि ये लॉज एंड पॉलिसीज़ कौन बनाएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड हु गेट टू डिसाइड व्हाट द लॉज विल बी। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये स्पेसिफाई है कि कौन डिसाइड करेगा कि लॉज एंड पॉलिसीज़ क्या होंगी। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन। मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन भी है वहाँ पे और किंग एंड क्वीन का रूल भी है। तो मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन में बोलता है कि लॉज एंड पॉलिसीज़ डिसाइड करने की पावर जो है एक मोनार्क को है, मतलब वो किंग और क्वीन डिसाइड करेगा कि लॉज एंड पॉलिसीज़ क्या होंगी। दूसरा, ओल्ड सोवियत यूनियन आज के टाइम में जो रशिया है उसको जब वो आपका डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था तो उस टाइम पे वो ओल्ड सोवियत यूनियन था। उस टाइम जो है पावर वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दी गई है कि वन सिंगल पार्टी जो है वो गवर्न करेगी। ठीक है, पूरे देश के लिए जो लॉज एंड पॉलिसीज है वो एक सिंगल पार्टी डिसाइड करेगी। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा एग्जाम्पल है वो है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लोगों के हाथ में पावर है। ठीक है, पीपल गेट टू डिसाइड कि लॉज एंड पॉलिसीज़ क्या होंगी, वो कौन सी लॉज एंड पॉलिसीज़ है वो रेगुलेट होना चाहते हैं। ठीक है,
अब हम डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे हमने समझा कि पीपल गेट टू डिसाइड, हम इसमें एग्जांपल लेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि किसके हाथ में पावर होगी, कौन डिसाइड करेगा कि इंडियन सिटीजन्स के लिए क्या लॉज एंड पॉलिसीज़ होनी चाहिए, और कौन सी वो बॉडी है इंडिया में, कौन सी वो लॉ मेकिंग बॉडी है जो फॉर्मुलेट करेगी इन लॉज एंड पॉलिसी को, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो समझते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है पार्लियामेंट्स गेट्स टू डिसाइड लॉज एंड पॉलिसीज, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दिया गया है, ये प्रोविजन डाल दिया गया है कि जो लॉ मेकिंग बॉडी है इंडिया की, दैट इज पार्लियामेंट, वो डिसाइड करेगी कि लॉज एंड पॉलिसीज क्या होंगी इंडियन सिटीजन्स के लिए, ठीक है। तो सेकेंड फंक्शन क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का कि कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस इन अ सोसाइटी, प्लस इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्पेसिफाई कर दिया गया है कि सोसाइटी में डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में होगी, और जिसके हाथ में पावर होगी, जैसे गवर्नमेंट जो है या जो हमारी पार्लियामेंट लॉ मेकिंग बॉडी, उसका वो किस मैनर में कॉन्स्टिट्यूट करी जाएगी, उसके प्रोसीजर्स क्या होंगे, उस लॉ मेकिंग बॉडी के डेवलपमेंट के प्रोसीजर्स क्या होंगे, वो सब भी संविधान में ही दिया गया है, ठीक है। तो हमारे दो फंक्शन हो गए। पहला फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन है कि मिनिमल कोऑर्डिनेशन इंश्योर करने के लिए सोसाइटी में कुछ बेसिक रूल्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ने बना दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। हम वो बेसिक रूल्स मतलब वो बेसिक प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। सेकेंड, हमने देखा कि वो बेसिक प्रिंसिपल बनाने की पावर किसके हाथ में है, वो बेसिक प्रिंसिपल बनाएगी अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल लें तो पार्लियामेंट। तो सेकेंड फंक्शन क्या हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई कर रखा है कि लॉ मेकिंग जो डिसीजन मेकिंग पावर है सोसाइटी में वो किसके हाथ में होगी। दो फंक्शन हमने समझ लिए। अब जो तीसरा फंक्शन है उसको समझते हैं। तीसरा फंक्शन है लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमने समझा कि कैसे, सेकेंड फंक्शन में हमने समझा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सरकार को पावर तो देता है कि लॉज बनाए अपने सिटीजन्स के लिए, लेकिन उनकी साथ में उन पावर्स पे लिमिटेशंस भी लगाता है। अब आप देखोगे लिमिटेशंस लगाना मतलब हम समझेंगे कि क्यों एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिटेशंस भी दे दी गई हैं। जब पावर्स दी सरकार को तो लिमिटेशंस भी दे दी। देखो सपोज करो जो आपकी गवर्नमेंट है उसने कोई ऐसा लॉ इनैक्ट कर दिया जो कि अनजस्ट था, अनफेयर लॉ था वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो अनजस्ट अनफेयर लॉ का एग्जाम्पल समझो कि किसी को बोल दिया गया कि आपको जो है कुछ कलर्स के क्लोथ्स भाई आपको नहीं पहनने, आप प्रोहिबिटेड हो, वो क्लोथ्स आप नहीं पहन सकते, या फिर गवर्नमेंट ने बिना किसी रीज़न के अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो ये अनफेयर हो गया, ये अनजस्ट हो गया। ऐसा लॉ उसने बना दिया कि भाई हम आर्बिट्रेरली किसी को भी अरेस्ट करेंगे विदाउट, हम उसको रीज़न भी नहीं बताएंगे, तो ये अनजस्ट हो गया। तो इसी अनजस्ट अनफेयर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का एक थर्ड फंक्शन पिक्चर में आता है, जिसको हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लिमिट सेट करता है सरकार के ऊपर कि सरकार अपने सिटीजन्स पे कुछ टाइप के लॉज जो है वो नहीं लगा सकती, ठीक है, जिससे उनकी हम देखेंगे जिससे उनकी फ्रीडम वॉयलेट होती है या राइट्स वॉयलेट होती हैं, उन लॉज को वो अनजस्ट अनफेयर मानता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ये गवर्नमेंट की पावर पे लिमिट सेट कर दी है। उसके बाद दिस लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट नेवर ट्रिपास देम। वो इतनी कोर होती है, वो इतनी नेचर में गवर्नमेंट भी मतलब बहुत बार सोचते हैं कि हमें उन्हें क्रॉस नहीं करना लिमिट्स को, ठीक है। अब आप देखोगे कि अब आप ये समझो कि कौन से लिमिट्स है, क्या एग्जांपल दो कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिमिट्स लगाता है गवर्नमेंट। सबसे बेस्ट एग्जांपल है उसका फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जो है ये कुछ बेसिक क्लस्टर ऑफ राइट्स हैं एज अ सिटीजन हमें मिली है। मतलब संविधान में आप देखोगे संविधान ने हमें एज अ इंडियन सिटीजन हमें बहुत सारी राइट्स प्रोवाइड करी हैं, लेकिन कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जिनको सरकार भी हमसे नहीं ले सकती। उसे ही हम कह रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। सेकंड चैप्टर में आपको थोड़ा डिटेल में समझ आएगा फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। अभी बस ये समझो कि उन फंडामेंटल राइट्स को गवर्नमेंट जनरली वॉलेट नहीं करती है, उनके खिलाफ लॉज नहीं बनाए जा सकते हैं। और अगर इतनी ये फंडामेंटल राइट्स इतनी लीगली इन्फोर्सेबल हैं कि अगर किसी पर्सन की फंडामेंटल राइट वॉलेट होते तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच कर सकता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी उन्हें वॉलेट नहीं करती है। अभी जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमने समझा कि इसको गवर्नमेंट भी वॉलेट नहीं करती है। अब जैसे एग्जांपल देते कुछ फंडामेंटल राइट का कि एज अ सिटीजन जो है वो हमें प्रोटेक्शन मिल रखी है कि आर्बिट्रली हमें अरेस्ट नहीं करा जा सकता, हमें रीज़न बताना पड़ेगा अरेस्ट के लिए, ठीक है। और कुछ बेसिक लिबर्टीज़ भी हमें देखने को मिलती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम टू कंडक्ट ट्रेड और बिजनेसेस, ठीक है। तो ये आपको देखोगे तो सेकंड जो थर्ड फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिमिट सेट करती है
गवर्नमेंट की पावर पे कि कल को वो कोई अनजस्ट और अनफेयर लॉ ना बना सके, ठीक है। बट इन थोड़ा सा एक नोट समझ लेना कि इन प्रैक्टिस ये जो राइट्स हैं ये आपकी थोड़ी लिमिटेड भी हैं, मतलब सिटीजन्स को ये राइट्स एब्सोल्यूट नहीं मिली है, क्वालिफाइड राइट्स हैं। इन सिटीजन्स की राइट्स पे भी लिमिटेशंस लगाई जा सकती हैं, जैसे कि ये जो फंडामेंटल राइट है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसीज, इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती हैं, हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी सर्कमस्टांसेस दे रखे हैं कि किन केसेस में इन राइट्स को लिया जा सकता है सिटीजन से, तो ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट राइट्स हैं। तो बस एज अ फंक्शन ध्यान रखना कि फंडामेंटल राइट हम कह सकते हैं एज अ फंक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशंस लगाता है सरकार की पावर पे। हमने 3 फंक्शन समझ लिए कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। तो एक बार मैं कनेक्ट करवा देती हूँ। हम टॉपिक पढ़ रहे थे वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन परफॉर्म करता है उसके थ्रू हमने उसके 3 फंक्शन देखे। सो जो हमारा 4th फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के जब आप प्रोविजंस देखोगे तो आपको समझ आएगा कि कहीं ना कहीं जो सोसाइटी के क्या गोल्स हैं, क्या सोसाइटी एस्पायर कर रही है, वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट होता है। जैसे कि आपको आप समझोगे कि जब इंडिपेंडेंस के बाद, जब हमारा इंडिपेंडेंस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बैकड्रॉप में क्या चल रहा था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था सोसाइटी के लेवल पे, रिलीजन के लेवल पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, और कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन थी बहुत ज़्यादा। तो उन सबको देखते हुए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट करे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि कल को वो चीज़ें ठीक हो सकें, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हट सके बिल्कुल, और अनटचेबिलिटी ना प्रैक्टिस करी जाए। तो आप देखोगे कि अनटचेबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है, ठीक है। रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, ये इन सब चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है। तो कहीं ना कहीं वो गोल्स एंड एस्पिरेशंस ही हैं सोसाइटी के, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोरफादर्स के, क्योंकि उन्होंने देखा था उस टाइम पे कि क्या क्या सोसाइटी में फेस करा जा रहा है, ठीक है। तो अब हम इस फंक्शन को समझते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एन इनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन पॉजिटिव थिंग्स। अब हमें पता है कि अगर हमें सोसाइटी के गोल्स एंड एस्पिरेशंस को पूरा करना है तो सोसाइटी ने जिस अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करा है इन द फॉर्म ऑफ जो कि आपका गवर्नमेंट चलाएगा वो रिप्रेजेंटेटिव, वो उनको एक इनेबलिंग फ्रेमवर्क दिया गया कि वो कुछ पॉजिटिव चीज़ें कर सके। जैसे कि अगर सोसाइटी में कल को वीकर सेक्शंस के लिए हमारा ये गोल है, सोसाइटी का ये गोल है कि हमें वीकर सेक्शंस के लिए कुछ करना है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ करना है, तो आपको गवर्नमेंट को एम्पावर करना पड़ेगा कि वो कुछ पॉजिटिव चीज़ें करें। वो जैसे आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को हम आगे समझेंगे कि DPSP के थ्रू सरकार को बहुत सारी गाइडलाइंस दी गई हैं कि आपको वीकर सेक्शंस के लिए क्या करना है, उनके लिए पॉलिसीज लॉज बनाओ, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपको क्या करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो टू एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक इनेबलिंग फ्रेमवर्क देता है गवर्नमेंट को कि वो कुछ अच्छे एक्शंस जो है वो ले सके, कुछ सेक्शंस जो है सोसाइटी के उनके लिए, ओके। फॉर एग्जांपल इंडिया एस्पायर्स टू बी अ सोसाइटी फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अगर इंडिया की एस्पिरेशंस है कि उसे कास्ट फ्री डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी चाहिए जहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो रहा हो, तो गवर्नमेंट विल हैव टू बी इनेबल और एम्पावर टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप, कि गवर्नमेंट को सामने आना पड़ेगा वो सारे नेसेसरी स्टेप्स लेने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा 4th फंक्शन है। तो अगर हम समझे कि कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट अ कंडीशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी, की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट को इनेबल कर देता है कि भाई आप डिसीजंस लो, आप ऐसे एक्शंस लो कि सोसाइटी के एस्पिरेशंस पूरे हो सकें, और एक जस्ट सोसाइटी जहाँ पे सब लोग इक्वल हों, सब लोग सेम फ्रंट पे हो, इक्वल फ्रंट पे हो, ऐसी सोसाइटी क्रिएट हो सके, ठीक है। ये 4th फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। नाउ द 5th फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। पहले हम इसको समझते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। देखो जनरली क्या होता है, जिस देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस होते हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों के आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। हम अब इस आइडेंटिटी को हम 3 सब हेडिंग्स में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, मोरल आइडेंटिटी और नेशनल आइडेंटिटी। जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है उसका मतलब क्या है, पीपल एज अ कलेक्टिव एंटिटी कम इनटू बीइंग ओनली थ्रू अ बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। हमने फर्स्ट फंक्शन में समझा था कि सब लोग जब बेसिक एक प्रिंसिपल पे अग्री कर गए तो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हट गई, सब लोग कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। वो क्यों हो पाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने वो बेसिक प्रिंसिपल प्रोवाइड करे थे, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही वो
कोर प्रिंसिपल प्रोवाइड करे थे जिस पे सब अग्री हो सके, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हट सके और एक कोऑर्डिनेशन बन सके सोसाइटी में। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एक कलेक्टिव एंटिटी की तरह, यूनिटी की तरह, एक हम कह सकते हैं यूनियन की तरह सब लोगों को रखा बाय अग्रीइंग टू अ सर्टेन बेसिक नॉर्म्स और प्रिंसिपल, वही क्योंकि सब अग्री कर गए बेसिक प्रिंसिपल और नॉर्म्स पे। तो ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्रिएट हो गई। मोरल आइडेंटिटी को कैसे समझो, देखो आपको पता है, फैमिली मेम्बर का एग्जांपल देते हैं कि हम अपनी फैमिली से कुछ मोरल वैल्यू सीखते हैं। उनसे हम सीखते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम सारे डूज एंड डोंट्स वहाँ से सीखते हैं। वैसे ही हम हमारे संविधान में से भी कुछ चीज़ें सीखते हैं कि संविधान में दे रखा है कि आपको भाई ये चीज़ें नहीं करनी है, आपको ये कुछ पॉइंटर्स हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये सही चीज़ें हैं, ठीक है, ये जस्ट चीज़ें हैं जो आपको करनी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन भी एक मोरल आइडेंटिटी देता है एक पर्सन को, कि कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स अथॉरिटेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स अपॉन व्हाट वन मे और मे नॉट डू, कि किसी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, कुछ फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं जिसे हम क्रॉस नहीं कर सकते, हम उसे ट्रिपास नहीं कर सकते, उसे हमें सीखना है। ठीक है, उसे हमें परफॉर्म करना है अपनी डे टू डे लाइफ में, हमें उसे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये मोरल आइडेंटिटी होगी। अब नेशनल आइडेंटिटी को ऐसे समझो कि जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल है जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा कि एक एथनिक जर्मन आइडेंटिटी का एक्सप्रेशन आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन वही हम एग्जांपल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप देखोगे कि डज नॉट बेस सिटीजनशिप ऑन एथनिक आइडेंटिटी। कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप आपको एथनिक आइडेंटिटी के बेसिस पे नहीं मिलती है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि आपकी इंक्लूसिव और सिविल नेशनल आइडेंटिटी की अप्रोच लगता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो सबको आपका इक्वल मानता है रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, एथनिसिटी। हर सिटीजन जो है उसकी नज़रों में इक्वल है। ठीक है, तो ये 5 फंक्शन हमने पढ़े कॉन्स्टिट्यूशन के, और इससे हमें समझ आता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। तो एक बार हम छोटा सा रिकैप लेते हैं, क्या 5 फंक्शन थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के। अब हमने जो फर्स्ट टॉपिक करा उसका एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। हमने पहला टॉपिक पढ़ा था इस चैप्टर का, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, और हमने समझा था कि उसके 5 फंक्शंस हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। सेकेंड फंक्शन स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। थर्ड फंक्शन था लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। फोर्थ फंक्शन था एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। और फिफ्थ फंक्शन था फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। तो ये 5 फंक्शंस हमने सम अप करके देखा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। अब इस टॉपिक पे आपसे क्वेश्चंस कौन कौन से वो पूछ सकता है। पहला, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछेगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, एज अ सोसाइटी हमें प्रोग्रेस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन की सिग्निफिकेंस क्या है। फोर्थ, इंपॉर्टेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो आप ये 5 फंक्शंस लिख के आ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट ये पार्ट 1 है। अब जो नेक्स्ट है वहाँ से हम देखेंगे टॉपिक अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो तब तक आप यहाँ तक इन नोट्स को यहाँ तक मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर देती हूँ टेलीग्राम चैनल पे, आप इनको पढ़ लीजिए और अपनी बुक से भी एक बार देख लीजिएगा जो NCERT बुक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वहाँ से आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक आप पढ़ते रहिए अच्छे से, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। Okay, bye.